नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर एटमी हमले की धमकी दी है। इससे पहले पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत ही गलीज जबान इस्तेमाल की, बहुत ही घटिया, जिसको नहीं कहा जा सकता, ये अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज और बहुत ही खराब बात उन्होंने कही जिसकी बहुत निंदा हो रही है। और ऊपर से उसके अगले ही दिन शाजिया मरी, जो कि एक मंत्री हैं पाकिस्तान की, और वो भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से ही ताल्लुक रखती हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी की ही पार्टी है उनकी। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि भारत हमको हल्के में न ले, हमारे पास भी एटम बम है, ये कोई शो पीस नहीं है, कोई दिखाने के लिए नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद है आपके जाने पहचाने डॉक्टर गुलरेज शेख। डॉक्टर साहब, जय हिंद। जय हिंद। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में तो ऐसा लगता है कि इनके जो मिनिस्टर हैं ये हाथ में एटम बम को लिए घूमते हैं। मतलब सबके हाथ में एटम बम है और कोई भी कुछ कह देता है, मतलब कोई नॉन सीरियस अप्रोच एकदम, जैसे बिलावल भुट्टो ने जो एक जबान इस्तेमाल की। और डॉक्टर साहब, आप तो एक पॉलिटिशियन भी हैं, उस लिहाज से भी हमको जरा बताइएगा कि क्या है ये। देखिए त्रिवेणी जी, इससे पहले जो होम मिनिस्टर हुआ करते थे, क्या नाम था उनका, शेख, वो रशीद। इमरान खान के समय, तो उन्होंने तो वो तो कहते थे कि पाव पाव भर के एटम बम है उनके पास। अब आप समझ जी। रहे हो, पाव पाव भर के एटम बम है उनके पास। उन्होंने इस प्रकार के शब्दावली का भी उपयोग किया था। लेकिन इन ब्रॉडर सेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट यदि बात करें, तो ये जो न्यूक्लियर बोगी है उसका उपयोग कौन से देश करते हैं? देखिए, आप हमको इससे यूक्रेन के युद्ध ने बहुत कुछ सिखाया है कि आगे आने वाले कई दशकों तक लड़ाइयां किस प्रकार से होंगी और किस प्रकार से प्रॉक्सी वार्स भी होंगे, सब कुछ होगा। अब लेकिन एक चीज और उसमें दिखाई है कि रूस को दुनिया जितना ताकतवर समझती थी उतना ताकतवर नहीं रहा रूस। ये भी एक बात स्पष्ट हो चुकी है। हालांकि मैं आज भी अपनी बात को मेंटेन करता हूं कि लॉन्ग टर्म में रूस नहीं हारेगा, क्योंकि वॉर ऑफ एट्रीशन जो होती है उसमें रूस की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है उसको झेलने की। तो रूस बार बार न्यूक्लियर बोगी का यूज कर रहा है। तो जो कमजोर पार्टी होती है और जिसके पास इतनी कुवत नहीं होती कि वो एक कन्वेंशनल वॉर को झेल सके, वो इस प्रकार की धमकी पर उतरती है। तो ये एक चीज वो खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस की कन्वेंशनल वॉर को फेस करने की हैसियत नहीं बची है। क्योंकि कन्वेंशनल वॉर जो है ना, वो इतनी आसान नहीं होती। आप जो न्यूक्लियर वॉर की बात करोगे तो वो तो फिर वो तो मैड वॉर होती है दो न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में। मैड वॉर का मतलब, मैड मतलब MAD, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि एक दूसरे का डिस्ट्रक्शन होगा। तो ये बात वो कमजोर देश करते हैं, जैसे अभी रशिया ने की है, जिस पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि उनकी फौजों के पास अब ये कैपेसिटी भी नहीं है, कैपेबिलिटी भी नहीं है, अर्थव्यवस्था भी नहीं है कि वो अब चाहकर भी भारत को कन्वेंशनली फेस कर सके। इसलिए इस प्रकार की धमकी आती है, गिदड़ भक्की आती है। लेकिन आपको ये भी सोचना होगा त्रिवेणी जी कि जब ये बात पाकिस्तान के पॉलिटिशियन करते हैं तो उनके हाथ में पाकिस्तान का न्यूक्लियर बटन नहीं होता है। आपने कभी भी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनके मुंह से ऐसी बात आज तक नहीं सुनी कि हम न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और फिर उसके उपयोग करने के बाद भारत का कैसा रिस्पॉन्स आएगा, भारत का साइज क्या है, पाकिस्तान का साइज क्या है। यदि वो किसी हमारे एरिया को खत्म करेंगे तो हम उनका पूरा देश खत्म कर देंगे। तो वो ये बात को समझते हैं, इसलिए आज तक ये न्यूक्लियर बटन वाली बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ के मुंह से नहीं आती है, पॉलिटिशियंस के मुंह से आती है। ये बात आती है अभी मौजूदा आर्मी चीफ के मुंह से, तो उसको हम सीरियसली लेते हैं और फिर वो ये भी समझते हैं कि जियो पॉलिटिक्स में इसका क्या असर आएगा, वेस्ट किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा। और फिर वो ये भी रिस्पॉन्स हो सकता है कि तैयारियां पूरी चलने लग जाए कि पाकिस्तान के वक्त पड़ने पर न्यूक्लियर वेपन्स को कैसे लिया जाए,
कैसे उनको उठाकर सेफ लोकेशन पे ले जाया जाए। तो वो समझते हैं, इसलिए इस प्रकार के जो हुल जलूल बयानबाजी होती है, हल्के बयानबाजी होती है, वो नहीं करते। देखिए आप बताइए, हिंदुस्तान में कभी कोई नेता करता है? फौज तो बहुत बड़ी चीज होती है इन सब चीजों में, कोई नेता ने भी आज तक ऐसे हल्का बयान नहीं किया। ये हल्के बयानबाजी कमजोर देशों के नेताओं के माध्यम से आती है, जो हम देख रहे डॉक्टर साहब, लेकिन ये हैं। एक चीज और तो है, अपने, जी जी, और इसमें देखिए, चूंकि ये सत्तारूढ़ दल की नेत्री के तरफ से ये बयान आया है, तो पाकिस्तान में अभी मौजूदा इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रही है, उससे आवाम का ध्यान आकर्षण करने के लिए, ध्यान हटाने के लिए भी किया जा गया होगा। इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी जो हालात हैं वहां के, वो स्थिति बैंकरप्सी की है। 240 के या 224 के आसपास वहां का डॉलर चल जा रहा है, डॉलर का भाव जा रहा है। खुले बाजार में वो 5-6 रुपए और ज्यादा में बिक रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब चीजों की, इवन जो तेल होता है खाने का, उसके भी जो कंटेनर आते हैं उनको भी निकलने में समय लग रहा है, क्योंकि जब तक के लेटर ऑफ क्रेडिट जारी नहीं होगा और पैसा रिलीज नहीं होगा बैंक से डॉलर्स के फॉर्म में, वो पोर्ट्स पे क्लियरेंस नहीं होता है। तो जब पोर्ट में कंटेनर्स अटके हुए हैं, आवाम जो है वो जूझ रही है इन्फ्लेशन की मार से, इमरान खान जो है वो बिल्कुल सर उठा रहा है पॉलिटिकली। तो ये सब जो चीजें हैं ना, उन सब चीजों को अंडर द कारपेट रखने के लिए इसलिए भी किया गया होगा। हो सकता है कि हमारी तरफ से कोई ऐसा बयान आए कि हम भी ये करेंगे, और जब हम ये करेंगे, ऐसा बयान आएगा, तो फिर वो पाकिस्तान की आवाम को दिखाएंगे कि नहीं, पाकिस्तान जो है उसकी वो बड़ा खतरे में है, वजूद खतरे में आ रहा है। तो ये सब चीजें भी हो सकती हैं कि एक कारपेट के अंदर डालने की कोशिश की गई हो। तो डॉक्टर साहब, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हुई है, अ, आपको मालूम ही है और दुनिया ने इस वक्त देखा, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें भारतीय फौज ने, हिंदुस्तान की जो फौज ने तवांग में चीनी सैनिकों की ऐसी पिटाई की है कि जो पाकिस्तान के एक वाला जो मिनट, जो जो सुनिए डॉक्टर मेरी साहब। मेरी ये- मेरी मेरी जी घड़ी में आपकी चैनल टीपी एक्सप्रेस प्ले हो गई, थोड़ी बैकग्राउंड आवाज आ रही है दूसरे डिवाइस से। एक मिनट में इसको बंद कर दूं। जी, वो एप्पल इकोसिस्टम जो काम करता है, तो आपका जो लिंक था मैंने उसको शेयर किया था, तो उस पर क्लिक हो गया है शायद, तो वो प्ले हो गया है। ओके ओके। जी हाँ, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से चीनियों की पिटाई हुई है तवांग में, पूरी दुनिया में वीडियो वायरल हो रहा है डॉक्टर साहब। ये जो जिल्लत हुई है चाइना की, तो चीन कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीन की जो जिस तरह पिटाई हुई है, अब चीन से भी पाकिस्तान को कुछ मिल नहीं रहा। अमेरिका भी इनको ज्यादा भाव नहीं दे रहा है, अरब कंट्रीज भी इनको ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। इधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो टीटीपी है, वो उधर से मार रहा है अफगानिस्तान की साइड से। तो एक डेस्परेशन है ये। आप सही कह रहे हैं, कहीं ये पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश है क्या? मैं कह रहा हूं ना कि जो घरेलू हालात हैं उनसे ध्यान आकर्षण करने के लिए संभवतः यह वक्तव्य दिया गया हो, इसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन जहां तक चीन की बात है कि चीन पाकिस्तान को भाव नहीं दे रहा, देखिए, चाइना के विषय में जितना मेरा समझ है और जितना मेरा अध्ययन है, या आज पाकिस्तान को बैंकरप्ट होने से भी कोई बचाएगा तो वो अरब देश नहीं बचाएंगे, चाइना बचाएगा। और उसका कारण पाकिस्तान नहीं, उसका कारण हिंदुस्तान है। आपने बीच में देखा होगा कि नेपाल के नेता चाइना जाते हैं तो उनको रेड कारपेट वेलकम मिलता है, उनको बिलियंस ऑफ नेपाली रुपी का एड मिलता है काम करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो मैंने उसमें यही लिखा था कि ये इसलिए नहीं है कि तुम कुछ हो, अरे भैया, तुम कुछ भी नहीं हो। ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारा जो पड़ोसी है वो कुछ है, और वो पड़ोसी चाइना का दुश्मन है, इसलिए तुमको इतना भाव दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान को भी वो देगा। उसका कारण जो है, चाहे अभी वो सीपेक के काम जो है वो स्टॉल पड़े हैं, अभी पाकिस्तान और भी जब गर्क में जाएगा इकोनॉमिकली, तो फिर चाइना कुछ उसको वित्तीय सहयोग देगा, और कंडीशन वही रहेगी कि सीपेक के काम चालू हो, क्योंकि वो जो गवातर की बंदरगाह है, वो बलूचिस्तान की, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसका मूल कारण ये है कि उधर जो छाबार की बंदरगाह है, उससे नजदीक नजदीक में वो भारत के पास है।
जो हमने ईरान से ले रखी है। फिर मलक्का डिलीमा जो है, वो मलक्का डिलीमा बहुत परेशान करता है चीन को। वो चाहते हैं कि कैसे भी उसको मलक्का डिलीमा से निजात हो, वरना हिंदुस्तान की फौज मलक्का स्ट्रेट्स को ब्लॉक कर देगी नेवी, और चीन का तेल बंद हो जाएगा। और की सूरत में तेल बंद हो जाता है, इसका मतलब आप जंग हार गए। तो ये सब चीजें हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को वो कुछ करता है, उसको कुछ सहयोग देता है, और मुझे लगता है वो चाहेगा भी कि वो और नीचे गर्क में जाए, और फिर उसको वो कुछ वित्तीय सहायता दे, उसके साथ कंडीशंस रखे कि कुछ हमको छावनियां दो, कुछ हमको और पोर्ट दो, नेवल फ्लीट्स के लिए कुछ दो, और ये सी पैक को चालू करो। ऐसा मेरा सोच है, क्योंकि चीन बदमाश देश है, और चीन जो है वो हमको बहुत जागरूक रहने की जरूरत है चीन के कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि वो जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करते हैं, मतलब मैं उसको हिंदी में, मेरी जुबान में मैं ये कहूंगा कि वो हिंदुस्तान के गले में जहरीले मोतियों की माला पहनाने की कोशिश करता है, और उसका एक छोड़ जो है ना, वो पाकिस्तान में आता है। उस मोतियों की माला की उसका जो पेंडेंट है, वो हम्बन टोटा की बंदरगाह है श्रीलंका में, उसका दूसरा छोर आता है बर्मा में। जी। अच्छा हम इस पर भी डॉक्टर साहब। वीडियो में जी कि बर्मा का कॉन्टेक्स्ट है ये। जी 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 डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि जो बिलावल भुट्टो ने, अभी ये तो हम शाजिया मरी की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने एक एटम बम की धमकी दी है, जैसे शेख रशीद ने दी थी पहले, पाव पाव के एटम बम, और इसी तरह से इन्होंने कहा है कि हम हमको हल्के में न लें हम। तो जी दी थी पाव पाव भर के। जी जी, और हम इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते क्योंकि बोलूंगा आपको, बड़ा छिछोरा किस्म का व्यक्ति है ये शेख राशिद। हाँ जी। हाँ, तो इसके बारे में तो और डॉक्टर साहब इमरान खान ने खुद कहा, इमरान खान ने, डॉक्टर साहब, आपके व्यूअर्स को भी रुचि आएगी कि संभवतः ये जो है, ये श्रीमान जो है, इन्होंने शादी भी नहीं की है, और बीच में इनके किसी लड़की से ये बात करते हुए फोन के ऊपर उसने उनकी स्क्रीन रिकॉर्ड की थी, और वो जी। खूब वायरल थी। इस प्रकार का बड़ा छिछोरा किस्म का आदमी है, छोड़ो उस बात। खैर वो तो डॉक्टर साहब, उनके बारे में तो मुझे यहां तक पता है कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उससे पहले जब वो विपक्ष में थे इमरान खान, उन्होंने ये यहां तक कहा था कि शेख रशीद को तो मैं अपना चपरासी भी नहीं रखूं, स्पियोन तक नहीं मानता मैं अपना। शेख रशीद जो है ना, ये ये ऐसा बंदा है जो मैं उसका लो नहीं जाऊंगा उस शब्द को बोलते हुए, कि ये ऐसा जीव है जो हर घर के बाहर की जो देख होती है उसको चाटता है। इसने हर पार्टी के अंदर माल चाटा है, अच्छा कोई डॉक्टर पहला साहब, ये जो नहीं। मैं आपसे कमेंट सिर्फ बिलावल भुट्टो पर चाहूंगा, बिलावल भुट्टो जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं आजकल, वो 35 जो देशों की बयान तो यात्राएं कर चुके हैं, उसके स्टेटमेंट के नहीं, बारे में वो क्या कहना चाहिए? स्टेटमेंट के बारे में तो मेरा तो सीधा सीधा कहना है, और मैंने ट्विटर पे लिखा भी थी ये बात। वो 16 तारीख के मेरे टाइपलाइन पे अभी भी उपलब्ध है, और मैंने ये उस पर लिखा था कि ये जो है ना, ये जो बूचर ऑफ ढाका था, और उसका नाती बोल रहा है, और जो हमारा विजय दिवस था उसके दिन कह रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी खिसियाहट है, जिसकी वजह से इन्होंने ये बात की। और मत भूलिए कि जो बांग्लादेश बना था पाकिस्तान से टूट कर, उसमें जो इनके सीनियर भुट्टो थे, जो इनके नाना जो हुआ करते थे, उनका बड़ा रोल था, जो मानते थे कि बांग्लादेश से काला प्रधानमंत्री नहीं आ सकता, झूठ आ सकता है। झूठ तो आ सकता है कि प्रधानमंत्री नहीं आ सकता। और उसके बाद एक पूरी उन्होंने मुहिम चलाई थी कि बिल्कुल ही रेशियल था वो सब कुछ, कि ये काले लोग हैं, ये उर्दू भी नहीं बोल सकते, इनकी जुबान भी साफ नहीं है, इनके कद भी छोटे हैं। तो उनके खिलाफ जो हुआ था वो सब कुछ हुआ, तो सब जानते हैं। उसमें भुट्टो का अहम किरदार था। ये वही भुट्टो था जिसको जिसने फिर बाद में जियाउल हक को 7 या 8 मिलिट्री के जो जनरल थे उनको इग्नोर करके तरजीह दी, और उसको बनाया चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ। और उसको ये कहता था कि जब फॉरेन डिग्नेटरीज आते थे तो अपने आर्मी चीफ को बोलता था कि ये मेरा बंदर है, और वो हंसता था। और उसके बारे में ये कहता था कि मैंने इसलिए इसको बनाया है क्योंकि ये ना तो दिखता अच्छा है, ना इसकी अंग्रेजी अच्छी है,
ना ये एलिट है, तो ये मेरा लॉयल रहेगा, ये मेरे खिलाफ नहीं जाएगा, और उस बंदर ने उसको फांसी चढ़ा दिया था। तो ये जो खिसियाहट है कि इसके नाना की वजह से बांग्लादेश बना, ये खिसियाहट उस दिन 16 तारीख को, जिस दिन विजय दिवस था भारत का और बांग्लादेश का मुक्ति वाहिनी का, वो उसकी खिसियाहट निकाल रहा था। डॉक्टर साहब, बात बिल्कुल सही है। अब देखिए बिलावल भुट्टो किस मुंह से बोल रहा है मोदी जी के खिलाफ। देखिए इसकी मां को मिलिट्री यानी परवेज मुशर्रफ ने मरवाया। जब उससे कहा था कि देश मत आना वापस, वो आई तो उसको बम ब्लास्ट करके मरवा दिया। इनके जो नाना भुट्टो साहब, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दिया गया, और वो उसी मिलिट्री की गोद में बैठकर पाकिस्तान की उसी फौज की, उसी बूचर जो फौज है वहां की, उसकी फौज में, उसकी गोदी में बैठकर ऐसी बातें। नहीं, थोड़ा थोड़ा था, अब मैं थोड़ा सा आता हूँ इनके बाप के ऊपर। इनके बाप को जब बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो मिस्टर 5% कहा जाता था, मिस्टर 5%, क्योंकि जितने भी वो काम होते थे पाकिस्तान में उसमें 5% कमीशन सीधे इनके पिता को जाता था। तो ये इनका बैकग्राउंड है। प्लस ये लोग जो है ना पेशेवर राजनीतिक हैं। इसके बारे में माना जाता है कि ये जब सत्ता में नहीं होता है तो लंदन चला जाता है, और लंदन आता है तो प्लेन में शेरवानी पहन ली जाती है प्लेन से उतरने से पहले, और इसके कुछ वीडियोस देखें, इसकी उर्दू सुने, तो हमारे उत्तर प्रदेश के अधिकांश मुसलमान भी और हिंदू भी इससे कई गुना अच्छी उर्दू बोल लेंगे। तो ये जो है ना, ये प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है कि गद्दी के लिए कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। ये पाकिस्तान में भी जब तक रहते हैं, जब तक इनके पास सत्ता होती है, और ये मिस्टर 5% की औलाद है। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा। ये मिस्टर 5% की औलाद है, और कमीशन खोरी हर ठेके पर इनके फादर जो है वो उनकी होती थी। खैर डॉक्टर साहब, ये आपसे बात बहुत अच्छी रही, और आपने पूरी तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज किया। बहुत अच्छा आपने एनालिसिस दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। एक नए मुद्दे के साथ जल्द ही लौटेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद।